भारत का एक ऐसा जिला जहां लोग अपनों की अस्थियां प्रवाहित करने खास तौर पर यहां आते हैं। लेकिन आखिर क्यों? ये वो जिला है जहां भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और इसी जिले में है एक ऐसा गांव जिसे लड़ाकू का गांव कहा जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कासगंज जिले की। चलिए अपना सीट बेल्ट बांध दीजिए और निकलते हैं कासगंज की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, मोहब्बत की नगरी, कुंभ का शहर, भगवान राम का जन्म स्थान और काशी के रूप में मोक्ष धाम को समेटे ये है उत्तर प्रदेश, बोले तो यूपी। 75 जिलों के साथ भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है। हर जिला अपनी एक कहानी कहता है, जिनमें से कुछ प्राचीन है तो कुछ पौराणिक। ऐसा ही एक जिला है कासगंज। 17 अप्रैल 2008 को बना यूपी का 71वां जिला, जो 1993.08 वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपने कब्जे में किए बैठा है और जमीन के इस हिस्से पर लगभग 20,25,774 लोग बसते हैं। जबकि 2011 में हुई जनगणना के अनुसार कासगंज सिर्फ 14,36,719 लोगों का घर था। इस जिले में रहने वालों की डिक्शनरी को खोलेंगे तो उसमें बोर शब्द दूर दूर तक नहीं होगा। सुबह होते ही बदन पर धोती, कुर्ता और सर पर पगड़ी पहने बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ अखबार के पन्नों को खोलते हैं और कामकाजी पुरुष ऊपर वाले को याद कर एक नए दिन की हसीन शुरुआत करते हैं। जबकि महिलाएं रसोई समेटकर शाम होते होते दरवाजों पर बैठकर गपशप की टोकरी खोलती है। यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में आपको 735 लोगों की मस्ती मजाक सुनने को मिलेगी, जिनकी एकता, भाईचारा, आपसी प्रेम देख किसी की भी आंख झलक सकती है। मुगल काल से लेकर आज तक कासगंज हिंदू मुस्लिम मजहबी एकता की मिसाल है। हाँ, वो बात अलग है कि आज कुछ धर्म के ठेकेदार जिले में हुड़दंग मचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। कासगंज में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, जिसे 91.45% लोग आम बोलचाल और कामकाजी जगहों पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 8.27% लोग उर्दू को अपनी पहली भाषा के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ स्थानीय भाषाएं जैसे कि ब्रज भाषा और कन्नौजी को बोलते हैं। भाषा का ये वर्गीकरण शहर की आबादी के लिहाज से है। असल में जिले का मुख्य धर्म है हिंदू, सनातन या फिर वैदिक धर्म, जिसके चाहने वाले 84.32% आंकड़ों के साथ हिंदू धर्म को जिले का प्रमुख और सबसे बड़ा धर्म बनाते हैं। इनके बाद 14.88% लोग इस्लाम को दूसरा प्रमुख धर्म बनाते हैं, जबकि बुद्ध, जैन, सिख, ईसाई ये 0.80% के साथ माइनॉरिटी में आते हैं। जिले में कुल 715 गाँव बसे हुए हैं, जबकि इसे 3 तहसीलों में बांटा गया है, सहावर, पटियाली और कासगंज। अगर जिले के मुख्यालय की बात करें तो वो है कासगंज नगर या शहर। काली नदी के तट पर स्थित ये शहर हिमालय की तलहटी के पास में बसा हुआ है, इसीलिए किसी ऊंचे स्थान से देखने पर ऐसा लगता है मानो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों की सीधी नजर कासगंज पर ही टिकी हुई है। कासगंज के लोग आज भी प्राचीन परंपराओं और सोच को फॉलो करते हैं, लेकिन युवा वर्ग की भागीदारी इस सोच को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। एक वक्त था जब कासगंज भी भारत के ज्यादातर हिस्सों की तरह महिलाओं को 4 दीवारी में कैद रखता था, पर अब ऐसा नहीं है। यहाँ महिलाएं अपने पंख खोल रही हैं। 2011 के अनुसार जिले में 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं थी, लेकिन अब ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। जिले का लिटरेसी रेट 61 से 62% के बीच में ही अटका हुआ है, जो मॉडर्न जमाने के मुकाबले बेहद कम है। हालांकि यहाँ कई शिक्षण संस्थान हैं, लेकिन शायद एजुकेशन का लेवल आज भी काफी पीछे है। दोस्तों, आपने जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो शॉर्ट में समझते हैं। जीटी रोड को भारत की सबसे पुरानी और लंबी सड़क माना जाता है, जिसका इतिहास 2500 साल पुराना है। इसे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, लेकिन क्रेडिट दिया जाता है दिल्ली के सुल्तान शेर शाह सूरी को। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर शाह ने 16वीं शताब्दी में जीटी रोड को पक्का करवाया था। अब जीटी रोड और कासगंज का क्या कनेक्शन है, यही सोच रहे हैं आप? दरअसल कासगंज जिला मुख्यालय जीटी रोड से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए आप दूर दूर तक के शहरों, जिलों एवं राज्यों के स्मूथ राइड का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही कासगंज जंक्शन से जुड़ा होने के कारण कासगंज की परिवहन व्यवस्था काफी सुगम और सुविधाजनक हो जाती है। जिले के पड़ोसियों में पूर्व की सीमा पर स्थित है फर्रुखाबाद, पश्चिम में अलीगढ़, उत्तर में एटा, दक्षिण में बदायूं स्थित है। और अगर कासगंज को उत्तर प्रदेश के मैप में सर्च करें तो ये हमें मिलेगा पश्चिमी भाग में। यहाँ गंगा और यमुना दोआब के मध्य में बसता है कासगंज, जिसे उत्तर पूर्व की ओर से गंगा नदी घेरती है, साथ ही बदायूं जिले से अलग करने का काम भी करती है। वैसे अगर आप कासगंज को कुदरत का पसंदीदा ठिकाना कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि काली बूढ़ी गंगा, यमुना नदियाँ और जिले की जलोढ़ मिट्टी इसे साल भर हरी भरी फसलों का वरदान देती है। यही रीजन है कि एक तरफ जहाँ भारत के कुछ शहर खेती बाड़ी में दम तोड़ रहे हैं, वहीं कासगंज में ज्यादातर घरों के चूल्हे इसी सेक्टर से जल रहे हैं। जिले की मुख्य फसलों में गेहूं है, सरसों, मटर, आलू और मीठे रसीले आम शामिल है। यहाँ लगभग हर सीजन का
फल उगाया जाता है, जबकि सब्जियों और अनारों में बाजरा, मक्का, चावल, आलू, गोभी, दाल, हर चीज उगाई जाती है। सिर्फ यही नहीं, कुछ किसान तो मक्का और सब्जी की फसल एक साथ करते हैं ताकि डबल प्रॉफिट बना सके। कृषि के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, पशुपालन, वानिकी और कटाई, ट्रांसपोर्ट, खनन, उत्खनन जिले के प्रमुख उद्योगों में शामिल है। वहीं सरकार भी नई नई योजनाओं के जरिए जिले की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में काफी हद तक कासगंज वासी भी सहयोग कर रहे हैं। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन कासगंज का प्रथम विश्व युद्ध से गहरा नाता है। दरअसल दुनिया में शांति की स्थापना करने के लिए पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था और उस समय अंग्रेज भारत पर हुकूमत कर रहे थे। इसीलिए इस जंग में ना चाहते हुए भी भारत और भारतीय जवानों को शामिल होना पड़ा। लेकिन फिर भारतीय युवाओं ने वो जोश दिखाया कि अंग्रेज भी उनके कायल हो गए। अकेले कासगंज से हजारों की संख्या में युवा ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होकर वेस्टर्न मोर्चों को संभालने के लिए पहुंचे थे। सबसे ज्यादा लोग जिले के भरगैन गांव से थे, जिसे लड़ाकों का गांव भी कहते हैं। भरगैन से युद्ध में 53 युवा पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ एक ही वीर गति को प्राप्त हुआ, जबकि 52 सैनिक सुरक्षित अपने गांव लौटे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भरगैन के योद्धा कितने बलशाली और युद्ध कला में माहिर थे। हालांकि इनकी पकड़ साहित्य में भी खूब मजबूत रही है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका जैसी फेमस रचनाएं लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को भला कौन भूल सकता है। महान गोस्वामी तुलसीदास कासगंज जिले के सोरो में गंगा नदी के तट पर ही जन्मे थे। तुलसीदास जी के अलावा अमीर खुसरो का जन्म भी 1253 ईस्वी में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का नाम अक्सर इतिहास की किताबों में तैरता है, क्योंकि वो एक ऐसे कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे जो दिल्ली सल्तनत के 7 से भी ज्यादा शासकों के शाही दरबारों से जुड़े थे। उनकी पहेलियां, गीत, कहानियां न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कासगंज का पुराना नाम क्या है? हम बताते हैं। इसे पहले काशीराम नगर के नाम से जाना जाता था। 17 अप्रैल 2008 को एटा से अलग करके कासगंज जिले का निर्माण हुआ और तब इसका नाम काशीराम रखा गया था। लेकिन फिर 2012 में इसका नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया, जो आज भी चलन में है। कासगंज कास और गंज से मिलकर बना हुआ है। कहते हैं कि पुराने समय में इस स्थान पर कास नाम के जंगल होते थे, इसलिए इसे कासगंज नाम दिया गया। जिले के प्रशासन को समझे तो यहाँ 7 विकास खंड है और सभी अलीगढ़ मंडल में आते हैं। सुरक्षा के नजरिए से पूरे जिले में 11 पुलिस स्टेशन स्थापित किए गए हैं, ताकि महिलाओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो। यूँ तो कासगंज को उत्तर प्रदेश के सुरक्षित जिलों में शुमार किया जाता है, लेकिन कई बार यहाँ माहौल बिगाड़ देने वाले दंगे, प्रदर्शन और छोटे मोटे अपराध भी सामने आते रहते हैं। इसीलिए कासगंज जाने वालों को अक्सर कुछ हिदायतें दी जाती है, जैसे रात में अकेले बाहर न निकले, अपने सामान की निगरानी रखें, अनजान लोगों से थोड़े सावधान रहें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में थोड़े अलर्ट रहें और अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। वहीं स्थानीय हिंदू लोगों का मानना है कि कासगंज में कोई अनहोनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये वही स्थान है जहाँ श्री हरि यानी भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराकर सोरो के कुंड में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी को उसकी जगह पर रख दिया। बाद में इसी स्थान पर वराह भगवान का मंदिर स्थापित किया गया, जो आज भी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ वराह मंदिर के अलावा भी और भी बहुत कुछ है, जैसे सोमेश्वर महादेव का मंदिर और मानसा मंदिर, जिन्हें उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्जा दिया गया है। हरि की पौड़ी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नहीं, हम उत्तराखंड की हर की पौड़ी की बात नहीं कर रहे, बल्कि कासगंज के सोरो में स्थित हरि की पौड़ी की बात कर रहे हैं, जहाँ से वराह भगवान स्वर्ग के लिए गए थे। इसीलिए इस स्थान को बेहद पवित्र माना जाता है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुँचते हैं। इसके बाद आप नदरई ब्रिज जा सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक पुल है। गंगा और काली नदी पर बना ये पुल प्राकृतिक सुंदरता और नदी की तेज धारा के लिए जाना जाता है। अगली डेस्टिनेशन है भीमसेन घंटा, जहाँ हर साल भीमसेन मेले का आयोजन किया जाता है। हालांकि ये जिले का पहला या आखिरी मेला नहीं है, बल्कि यहाँ तो साल भर मेले लगते हैं। नवरात्रि, ककोड़ा जैसे कई ऐतिहासिक मेले हैं, जो सालों से कासगंज की जमीन पर रंग बिरंगे झूले और लोगों के चेहरों पर आने वाली मुस्कान की वजह बनते हैं। वैसे कासगंज में लोगों को नाचने गाने का भी बहुत शौक है। छोटे छोटे मौकों पर ही डीजे लग जाते हैं और लोग जमकर मजा करते हैं। कटघोड़वा जिले का एक खास नृत्य है, जिसे शुभ कामों में किया जाता है। लोहड़ी से लेकर रंग पंचमी, मकर संक्रांति, परशुराम जयंती, होली, क्रिसमस, ईद, भाई दूज ऐसे तमाम त्योहार है जो कासगंज की गलियों को खुशियों और स्वादिष्ट व्यंजनों की महक से भर देते हैं। यकीन मानिए, एक बार जो आपने इन व्यंजनों को चख लिया तो आप इनका स्वाद जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। हिंदू आबादी होने के चलते खाना
ज्यादातर वेजिटेरियन ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉनवेज से नफरत है, बल्कि इससे भी लोगों का लगाव बढ़ रहा है। पर यहाँ की कचौरी आलू सब्जी के सामने नॉनवेज फेल है, जबकि आलू टिक्की, चना चाट, दही भल्ला, घेवर तो लोगों की जान है। हालांकि मीठे में लोगों की पहली पसंद है सोन पापड़ी। देसी घी में बनने वाली ये मिठाइयाँ पिछले 80 सालों से लोगों की पसंद बनी हुई है और आज भी जब कोई नई या पुरानी रिश्तेदारी में जाता है तो सोन पापड़ी का डब्बा ही ले जाता है। इसलिए अगर आपका कासगंज जाना हो तो एक बार मुंह में घुल जाने वाली सोन पापड़ी को जरूर चखिएगा। और अगर चखे है तो कमेंट्स बॉक्स खुला है, दिल खोलकर तारीफ कर सकते हैं। सोन पापड़ी की भी और वीडियो की भी। साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें।